हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 6, जहां पे क्या बात हुई है, नियंत्रण की बात हुई है। नियंत्रण किसका? ग्राम पंचायत के नियंत्रण की बात हुई है, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ द ग्राम पंचायत की बात हुई है। जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं? धारा 46 से धारा 54 तक की धारा की बात हुई है भाई। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 5 यानी कि चैप्टर 5 तक जितनी भी धाराएं हैं उन सबको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं धारा 46 से। धारा 46 में क्या दिया गया है? धारा 46 में दिया गया है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच गई, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेस टू द रिकॉर्ड ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक किसकी पहुंच होगी। तो भाई इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायत यानी कि डायरेक्टर यानी कि निदेशक, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट करेगी जिससे वो ग्राम पंचायत के सभी रिकॉर्ड, सभी रिसिप्ट, या फिर ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है उस सबको आके चेक कर सकता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि ग्राम पंचायत एक ऐसा अरेंजमेंट करेगी जिसमें डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर नियुक्त किया जाता है तो वो सभी रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है और उनकी जांच भी कर सकता है। ठीक है, इस चीज की बात हुई है। इसके साथ में क्या है? इसके साथ में है कि BDPO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, यानी कि जिसे बोल सकते हैं खंड विकास और पंचायत अधिकारी भी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी क्या कर सकता है कि रिटर्न में, लिखित रूप में ग्राम पंचायत के पास सभी रिकॉर्ड, जितनी भी रिसिप्ट हैं, कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा कार्य पेंडिंग में है, इन सब को लिखित रूप में मांग सकता है। किस धारा के तहत? धारा 46 के तहत। तो भाई धारा 46 में यही बात हुई है, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच। ठीक है भाई, अब धारा 47 की बात करते हैं। भाई धारा 47 में क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्य को निलंबित करने की शक्ति, यानी कि ग्राम पंचायत का अगर कोई भी कार्य चल रहा है, यानी कि कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी कार्यवाही चल रही है, तो उन सबको निलंबित करने की पावर किसके पास है भाई? ठीक है भाई, तो भाई सभी क्या है कि हमने एक बात डिस्कस की है कि जो डायरेक्टर है, निदेशक होता है, वो ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी होते हैं, पंचायत समिति के जितने भी अधिकारी होते हैं, या फिर जिला परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के जो इस्तीफे को कौन मंजूर करता है? वो डायरेक्टर ऑफ दी पंचायत डिपार्टमेंट क्या करता है? मंजूर करता है। और डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोला जाता है? निदेशक बोला जाता है भाई। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या बात हुई है? ग्राम पंचायत के कार्यों को निलंबित करने की शक्ति। तो भाई इसमें दो टर्म हम यूज कर रहे हैं। एक होता है भाई DDPO और एक होता है SDO भाई। DDPO क्या है? DDPO है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट भाई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड द पंचायत ऑफिसर। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया था? ब्लॉक डेवलपमेंट, यानी कि ब्लॉक स्तर पे जो भी विकास के कार्य करेगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट, और जिला स्तर के ऊपर कोई कार्य करेगा वो क्या होगा? वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होगा। या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को क्या लिखेंगे? जिला विकास और पंचायत अधिकारी भाई, पंचायत अधिकारी। ठीक है, और इंग्लिश में क्या होगा भाई? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड द पंचायत ऑफिसर। इनका काम क्या होता है भाई? तो भाई DDPO और SDO ग्राम पंचायत की किसी भी प्रस्ताव या फिर किसी भी कार्यवाही या फिर जो कुछ भी चल रहा है उसको सस्पेंड कर सकती है, और जिस टाइम वो सस्पेंड करेगी तो फिर उसका एक नोट तैयार करेगी, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें वो खुद का भी पक्ष देगी और ग्राम पंचायत का जो भी उसमें मत होगा या पक्ष होगा उसको भी सुनेगी और उसको भी नोट करेगी। अब जैसे ही DDPO SDO वो रिपोर्ट तैयार करेगी, सस्पेंशन की रिपोर्ट तैयार करेगी, वो किसको भेजेगी भाई? वो भेजेगी निदेशक को, यानी कि डायरेक्टर को भाई। ठीक है, तो भाई दोस्तों एक बात आप याद रखें, जैसे सबसे नीचे स्तर के ऊपर हम क्या बात कर रहे हैं? ग्राम सभा की बात कर रहे हैं भाई, जिसके अंदर उस एरिया के सभी वोटर्स आएंगे। अब ग्राम सभा में से कुछ
व्यक्तियों को चुना जाता है ग्राम पंचायत में, जिसमें सरपंच और पंच होते हैं। अब सरपंच और पंच के ऊपर निगरानी कौन रखता है भाई? वो कौन सा रखता है? बीडीपीओ रखता है, बीडीपीओ रखता है। फिर क्या है? फिर डीडीपीओ और एसडीओ उसकी कार्रवाई को भंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद किसकी बात होती है? डायरेक्टर की बात होती है। तो ये इनका क्या है? एक अरेंजमेंट है भाई, इस तरीके से ये एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही डीडीपी और एसडीओ की रिपोर्ट तैयार हुई वो निदेशक को भेजेगा। अब निदेशक उसके ऊपर क्या करेगा? उसके ऊपर जांच करेगा कि डीडीपीओ के द्वारा ये जो सब दिया गया है ये सही है या नहीं है। तो उसमें वो क्या कर सकता है? इस रिपोर्ट को या तो वो रद्द कर देगा, या फिर उसको मॉडिफाई कर देगा, या फिर क्या करेगा? उसको मंजूर कर लेगा भाई। लेकिन साथ साथ में वो ग्राम पंचायत को अपना पक्ष रखने के लिए भी जरूर बुलाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई है भाई। इसके अलावा डायरेक्टर यानी कि निदेशक खुद संज्ञान ले सकता है, ग्राम पंचायत के ऊपर खुद संज्ञान भी ले सकता है। या फिर कोई व्यक्ति, गांव का कोई व्यक्ति अगर जाके डायरेक्ट अगर निदेशक को शिकायत करता है, या फिर डीडीपीओ या एसडीओ की रिपोर्ट के ऊपर, वो क्या कर सकता है? किसी भी ग्राम पंचायत की कार्रवाई को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन साथ साथ में ग्राम पंचायत के पक्ष को जरूर सुना जाएगा भाई। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते भाई। फिर क्या बात हुई है? फिर इसमें क्या है कि अगर मान लिया कि डायरेक्टर ने किसी ग्राम पंचायत की कार्रवाई को सस्पेंड कर दिया, अब ग्राम पंचायत के पास फिर क्या ऑप्शन है? तो ग्राम पंचायत के पास ऑप्शन ये है कि ग्राम पंचायत अपील कर सकती है भाई, अपील कर सकती है। अब किसको करेगी भी? गवर्नमेंट को करेगी। अब देखिए सबसे ऊपर क्या है? गवर्नमेंट है। ग्राम पंचायत के कार्यों में सबसे ऊपर क्या मानते हैं हम? गवर्नमेंट को मानते हैं। फिर क्या है? फिर डायरेक्टर है। फिर क्या है? डीडीपीओ या एसडीओ है। फिर क्या है? फिर ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है। और फिर क्या है? फिर ग्राम पंचायत है। ये इनका क्या है भाई? ये क्रम में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे इनका क्रम है भाई। ठीक है, तो ग्राम पंचायत किसको अपील करेगी? सरकार को अपील करेगी, सरकार उसकी बात सुनेगी भाई फिर। ठीक है, इसके बाद बात हुई है धारा 48। धारा 48 में किसकी बात है? नियंत्रण और अधीनता। दोस्तों भाई कई बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में नहीं करवाया जा रहा, हमें इंग्लिश में ही जितनी भी टर्म है वो इंग्लिश में लिखी जा रही हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने इन सब को क्या कर दिया? सॉर्ट आउट कर दिया है कि आपको हिंदी में भी कराया जाएगा और इंग्लिश में भी कराया जाएगा। एक बार आपको हिंदी में लिखा जाएगा, ये आपके जैसे ही एग्जाम में आएगा कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तक पहुंच किस धारा के अंतर्गत बात हुई है? धारा 46। अब इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखा आएगा? एसेस टू द रिकॉर्ड ऑफ द ग्राम पंचायत। तो भाई दोनों लैंग्वेज का ख्याल रखा जा रहा है। आप भाई धैर्य रखें और कोऑपरेट करें भाई। ठीक है, अब धारा 48 में बात हुई है नियंत्रण और अधीनता। और नियंत्रण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंट्रोल। अधीनता को क्या है? सबऑर्डिनेशन। यानी किसके अधीन होंगे भाई? कितने डिपार्टमेंट है भाई? जैसे कि देखिए, एक तो इसमें जो धारा 48 में बात हुई है, एक तो है भाई ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। एक पंचायत समिति है भाई, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति। और एक जो जिला स्तर पे क्या है? जिला परिषद भाई, जिला परिषद भाई। और इन सब के ऊपर क्या है? इन सब के ऊपर है निदेशक, यानी कि डायरेक्टर है भाई। ठीक है, निदेशक। तो भाई जो ये सभी हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होगा भाई? इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? इन सब के ऊपर कंट्रोल होगा या तो सरकार का, या फिर सरकार द्वारा कोई भी अथॉरिटी चुनी जाएगी, वो इन सब के ऊपर क्या करेगी? काम करेगी भाई। तो इन सब को जो सरकार के द्वारा जितने भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, या फिर उस अथॉरिटी के द्वारा दिशा निर्देश जारी करे जाएंगे, उन सब का इन सब को क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। ये कहां पे बात हुई है? ये धारा 48 के अंतर्गत बात हुई है। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 49। धारा 49 में क्या दिया गया है? कर्तव्यों में चूक या लापरवाही यानी कि डिफॉल्ट ऑफ द ड्यूटीज। किसकी भाई? ग्राम पंचायत की। तो धारा 49 में दिया गया है कि अगर कभी भी ग्राम पंचायत अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए, यानी कि फेल हो जाए, या फिर चूक करे, या फिर लापरवाही करे, तो सरकार अपनी तरफ से किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगी जो कि ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को करेगा भाई। ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को करेगा, और उन कार्यों को का संचालन करने में जो भी पैसा लगेगा वो ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि ग्राम फंड से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लिया कि कोई भी ग्राम पंचायत है अपनी प्रॉपर्टीज को संभालने में असमर्थ हो जाए, यानी कि चल या अचल संपत्ति है उसको संभालने में असमर्थ हो जाए, तो सरकार के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो कि उस
पूरी प्रॉपर्टीज को संभालेगा और उसमें भी जो पैसा लगेगा वो कौन देगी? ग्राम पंचायत देगी भाई। ठीक है, तो भाई ये धारा 49 के तहत कहा गया है। और एक साथ में ये भी कहा गया है कि अगर ग्राम पंचायत उसको पैसा देने से मना करे, ग्राम पंचायत उस व्यक्ति को पैसा देने से मना करे, तो एक ऐसी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जिससे जो इतना भी जो ग्राम फंड है उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो जाएगा? वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति का हो जाएगा और वो ग्राम फंड से पैसा निकाल सकता है। तो ग्राम फंड से वो व्यक्ति पैसा निकाल सकता है और अपने कार्यों को, सभी कार्यों को कर सकता है भाई। ठीक है, किस धारा के तहत है? धारा 49 के तहत है। तो भाई दोस्तों आपको धाराएं याद रखनी है भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट है धाराएं, क्योंकि धाराओं से ही क्वेश्चन आएगा और बीच में कोई जर्नल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात है कि धारा 50 में क्या दिया गया है कि भूमि के प्रबंधन को संभालने की शक्ति, पावर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड। तो भाई ये सरकार के पास ये भी शक्ति होती है कि अगर मान लिया कि कोई भी ग्राम पंचायत अपनी जो लैंड का मैनेजमेंट है, लैंड के जो भूमि के प्रबंधन को संभालने में असमर्थ हो जाए, तो सरकार क्या कर सकती है? वो अपने अंडर में ले सकती है भाई, अपने अंडर में ले सकती है। जितना भी जो गांव की जितनी भी जमीन है उसको अपने अंडर में ले सकती है और खुद उसके ऊपर क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। लेकिन एक साथ में दिया गया है कि उसका जो टाइम पीरियड है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। सरकार 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं ले सकती, क्योंकि जैसे कि जो ग्राम पंचायत चल रही है वो ग्राम पंचायत संभालने में असमर्थ है, वो ग्राम पंचायत संभालने में असमर्थ है, तो वो 5 साल के बाद तो नई ग्राम पंचायत बनेगी भाई। ठीक है, तो 5 साल तक ये जो पावर टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ लैंड 5 साल तक सरकार ले सकती है भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 51। धारा 51 में क्या दिया गया है? धारा 51 में दिया गया है कि सरपंच और पंच को उसके पद से हटाना या फिर उसको निलंबित करने की प्रक्रिया क्या है, किस धारा के अंतर्गत है? धारा 51 में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों सरपंच को हटाने की एक प्रक्रिया और है जो कि अभी अभी अमेंडमेंट में दी गई है 2020 में, कि अगर हमें कभी भी सरपंच या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद के मेंबर्स को हटाना हो तो एक हमारे पास ऑप्शन है, क्या है? राइट टू रिकॉल है। तो भाई सरपंच की बात करें तो सरपंच को हटाने के लिए ग्राम सभा को एक अधिकार दिया गया है, जिससे उसको लगे कि हमारा जो सरपंच है अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो ग्राम सभा के पास भी राइट है कि वो उसको हटा सकती है। पहले राइट किसके पास था? पहले राइट था या तो डीसी सस्पेंड कर सकता था, या फिर डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट उसको सस्पेंड कर सकता था, या फिर सरकार के पास अधिकार था। लेकिन अब एक अधिकार और दिया गया है, ग्राम सभा को खुद अधिकार दिया गया है कि आप खुद हटाएं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो सरपंच है या फिर कोई भी मेंबर है, जो पंचायत समिति के मेंबर है या फिर जिला परिषद के हर वार्ड से जो मेंबर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आप उनको खुद हटाइए भाई। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो भी दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो ये राइट टू रिकॉल है ये किस धारा के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, किस धारा के अंदर अमेंडमेंट किया गया है? तो ऑप्शन आपको 51 भी मिलेगा, ऑप्शन आपको 10 भी मिलेगा, लेकिन धारा जो 10 है ग्राम पंचायत के लिए जो राइट टू रिकॉल है उसमें सरपंच को हटाने की बात हुई है। तो धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है कि सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है, सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। तो जो ये अमेंडमेंट राइट टू रिकॉल अमेंडमेंट है ये धारा 10 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि धारा 51 के तहत सरपंच या पंच को हटाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो भाई इसमें जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में है कि डायरेक्टर यानी कि निदेशक भाई। ठीक है, निदेशक या फिर डीसी भाई, डिप्टी कमिश्नर। कभी भी डायरेक्टर या निदेशक को यह लगे कि जब किसी सरपंच या पंच के ऊपर कोई भी कार्रवाई चल रही हो भाई, कार्रवाई मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इंक्वायरी चल रही हो और कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, तो तब क्या लगे कि निदेशक या डिप्टी कमिश्नर को यह लगे कि सरपंच जैसे कार्रवाई के अंदर भी भाग ले रहा है और ग्राम पंचायत के कार्य भी करने हैं उसको, तो दोनों के अंदर क्या रहता है कि वो ग्राम पंचायत के कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए निदेशक या डिप्टी कमिश्नर उसको सस्पेंड कर सकता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है भाई। ठीक है, 1 साल से ज्यादा नहीं कर सकता भाई। ठीक है,
इसके बाद जब भी इंक्वायरी चल रही है उसमें भी उसको सस्पेंड किया जा सकता है। मान लिया कि जैसे कि सस्पेंड किसी सरपंच या पंच को सस्पेंड कर दिया भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब जितने भी जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हैं, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गए, लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए, तो उन सब का अब ख्याल कौन रखेगा, उन सब का ख्याल कौन रखेगा, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई। तो भाई उसमें जो जिम्मेदारी होगी, अगर सरपंच को सस्पेंड किया गया है, अगर सरपंच को सस्पेंड किया गया है तो सरपंच क्या करेगा, पंच को देगा भाई, किसी एक पंच को क्या दे देगा, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सौंप देगा। या फिर किसी पंच के पास वो प्रॉपर्टी है, अभी किसी पंच के पास प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर केस हो गया भाई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो फिर क्या होगा कि वो किसको देगा भाई, वो सरपंच को देगा भाई, वो किसको देगा, सरपंच को देगा। ठीक है, तो भाई आपको याद क्या रखना है कि सस्पेंड 1 साल के लिए किया जा सकता है भाई। ठीक है, बस क्या है कि शर्त क्या है कि कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी सस्पेंशन होगा वो कितने साल का होगा, 1 साल का होगा भाई। ठीक है, अब भाई जैसे कि इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, तो ये तो हमने बात की कि निलंबित करना या फिर सस्पेंड करना भाई। ठीक है, सस्पेंड का मतलब होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाता है भाई। ठीक है, और रिमूवल का तो मतलब परमानेंटली उसको हटा दो भाई। अब बात करते हैं कि जैसे कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी का जैसे कि इंक्वायरी कंप्लीट हो गई भाई, अब पता चले कि जो सरपंच है या पंच है उसको या तो वो क्रिमिनल घोषित हो जाए, ये दोषी पाया जाए, या फिर वो ग्राम पंचायत के कार्यों को अच्छे से नहीं कर रहा है या फिर उसके अंदर करप्शन कर रहा है, उसकी भी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि सरपंच या पंच दोषी पाया जाए भाई, दोषी पाया जाए। फिर क्या होगा, फिर जो ये डायरेक्टर है यानी कि निदेशक जो पंचायत डिपार्टमेंट का है, वो सरपंच को एक नोटिस निकालेगा, सरपंच को एक नोटिस निकालेगा कि आप बताइए कि आपने जैसे कि ग्राम पंचायत के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है, तो आपको हटाया क्यों न जाए, आपको क्यों ना हटाया जाए, कारण बताओ। नोटिस होता है ना, हर चीज का कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, कोई भी अधिकारी होता है उसको। तो अगर उसका जवाब सरपंच अच्छे से नहीं दे पाता क्योंकि क्रिमिनल तो घोषित हो चुका है, तो फिर आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है, क्या है कि सरपंच को क्या कराया जाएगा, हटाया जाएगा पद से, क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। इसके साथ में उसको उसके ऊपर बैन भी लगाया जाएगा। अब बैन कितने साल का लगाया जाएगा, तो बैन ज्यादा से ज्यादा 6 साल का लगाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 साल का लगाया जा सकता है, जिसमें 1 साल का भी लगाया जा सकता है, 2 का, यानी कि 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे कि बैन भी लग गया और सरपंच को हटा भी दिया, अब आगे क्या ऑप्शन है भाई। अब जो सरपंच है या फिर पंच है उसके पास प्रॉपर्टी थी भी, प्रॉपर्टी जितनी भी थी ग्राम पंचायत की, सब प्रॉपर्टी का जिम्मेदार कौन होता है, सरपंच या पंच जिसको दी गई है। ठीक है, अब वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगा कि अगर वो सरपंच है, फिर वही बात आ गई कि सौंपेगा किसको भाई। अगर वो सरपंच है तो किसको सौंपेगा भाई, पंच को सौंपेगा। अगर वो पंच है, अगर वो पंच है तो सरपंच को देगा भाई। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है भाई, इसमें भी एक कंडीशन है कि सरपंच पंच किसको देगा भाई, पंच को देगा। लेकिन अगर मान लिया कि सरपंच रिजर्व कैटेगरीज का है, मतलब आरक्षित वर्ग का है भाई, आरक्षित वर्ग का है, तो जो प्रॉपर्टी जिसको सौंपेगा वो पंच भी क्या होना चाहिए, वो भी आरक्षित तो होना चाहिए भाई, आरक्षित वर्ग का होना चाहिए, आरक्षित वर्ग का होना चाहिए। अगर मान लिया कि सरपंच आरक्षित वर्ग का नहीं है तो जो पंच होगा जिसको सौंपेगा वो भी आरक्षित वर्ग का नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो भाई ये सब बातें दी गई हैं, किस धारा के तहत हैं, ये धारा 51 के तहत दी गई हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल किस धारा में, ग्राम पंचायत जैसे तीनों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों के लिए राइट टू रिकॉल है भाई। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे किसके लिए, ग्राम पंचायत के, क्योंकि हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं और आज हमारी लास्ट क्लास है। तो बिल्कुल राइट टू रिकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखिए भाई डिटेल से इसको समझते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जहां भी आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पे कुछ चीजें बहुत गलत दी गई हैं, बहुत गलत दी गई हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो ये लगे कि बिल्कुल सही चीज आपको कहां पे मिलेगी, वो बेयर एक्ट के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे ही कुछ मॉडिफाई करती है तो उसका एक पूरा नोट्स निकालती है, मतलब कि भाई ये अमेंडमेंट हुई है, तो आप उसी को पढ़ें भाई। इसके अलावा ये ना देखें कि अभी जैसे राइट टू रिकॉल आया, किसी ने अभी अभी पढ़ा दिया कि राइट टू रिकॉल में ये हैं 1/3 मेंबर हैं, तो बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है, बहुत जगह आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, आप उनसे बचें भाई। ठीक है, तो आज राइट टू रिकॉल की बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हम देंगे। आप देखिए भाई
वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो राइट टू रिकॉल भाई, राइट टू रिकॉल में कहा गया है कि अगर ग्राम सभा के मेंबर को लगे कि हमारा सरपंच अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, हमारा जो सरपंच है अच्छे से यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यों का अच्छे से निर्वाह नहीं कर रहा भाई, तो क्या करे, ग्राम सभा के सदस्यों को उसको हटाने का अधिकार है, सरपंच को हटाने का अधिकार है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि जैसे इलेक्शन हुए हैं, तो जैसे आज इलेक्शन हुए हैं, तो जो राइट टू रिकॉल है वो इलेक्शन के 1 साल बाद लाया जा सकता है, 1 साल बाद लाया जा सकता है। मान लिया कि आज सरपंच नियुक्त हुआ है, उसके 1 साल बाद हम राइट टू रिकॉल लेके आ सकते हैं। कितने साल बाद भाई? 1 साल बाद। पहली कंडीशन तो ये है भाई, ठीक है। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, अब ग्राम सभा के सदस्यों को लगे कि हमारा सरपंच तो हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया भाई, अब हमें इसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें जो दूसरी कंडीशन दी गई है, दूसरी दी गई है कि 1/2 मतलब 50% भाई, कम से कम 50% मेंबर्स किसके? ग्राम सभा के, यानी कि जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम होंगे उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो तो ग्राम सभा का ही निर्माण नहीं करते, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति हैं जिनकी क्या है, एज 18 साल से ज्यादा है, वो 50% से ज्यादा लोग अगर लिखित में देते हैं कि हमें इस सरपंच को हटाना है, तो उसके लिए क्या है कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कितने होने चाहिए भाई? कम से कम 50% होने चाहिए। अगर 50% से कम अगर लोग हैं जो लिख के देते हैं, तो भाई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अगर मान लिया कि किसी गांव की जनसंख्या नहीं भाई, कि वोटर्स हैं 1500 भाई, तो इसके अंदर जो 750 यानी कि कम से कम तो 750, इससे ज्यादा कितने भी हों भाई, जैसे कि एक अगर ज्यादा ले तो 751, तो 751 तो होने चाहिए भाई, होने चाहिए भाई, ठीक है। अब मान लिया कि ठीक है भाई, सभी ने साइन किया, मान लिया कि यहां पे 800 वोटर्स ने साइन किया कि भाई हमें ये सरपंच नहीं चाहिए, तो उसको हटाना है भाई, तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? तो ये जाएगी भाई BDPO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, या फिर इसे कह सकते हैं खंड विकास एंड पंचायत अधिकारी के पास जाएगी। अब वो देखेगा कि भाई ये अविश्वास जो प्रस्ताव हो वो सही है, फिर वो गांव के अंदर आएगा और फिर वोटिंग करवाएगा, और अगर उस वोटिंग में अगर 2/3 मत सरपंच के खिलाफ डाले जाते हैं, 2/3 मीन्स 66% भाई, 66.66% भाई, ठीक है। अगर इतने वोट्स सरपंच के खिलाफ डाले जाते हैं, तो सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भाई राइट टू रिकॉल की ये पूरी प्रोसेस है। लेकिन धारा 51 में क्या है कि गांव के लोगों के पास अधिकार नहीं है, लेकिन राइट टू रिकॉल में गांव के लोगों के पास अधिकार दिया गया है, ठीक है। अगर मान लिया कि सरपंच को इस तरीके से हमने हटा दिया, 66 से ज्यादा हो गए, अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि क्या पता सरपंच के फेवर में ज्यादा वोट आ जाए कि भाई हमें इसको नहीं हटाना, तो फिर क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। अब हमें दोबारा से राइट टू रिकॉल लेके आना है, फिर कुछ व्यक्तियों को और लगे कि हाँ भाई हमें इसे हटाना था, हमने गलत वोट डाल दिया, तो हमें इसको हटाना है, तो भाई जो अगली बार है वो 1 साल के बाद ही लाया जा सकता है, 1 साल बाद ही लाया जा सकता है। यहां पे जैसे ही जिस दिन हम लेके आए इसको, इसके 1 साल बाद दोबारा से हम राइट टू रिकॉल लेके आ सकते हैं, तो 1 साल का गैप जरूरी है भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा पूरा राइट टू रिकॉल, आपको बहुत जगह ये पढ़ाया गया है कि यहाँ पे 33% होने चाहिए भाई, 33% नहीं होने चाहिए भाई। आप बेयर एक्ट उठा के देखिए, वहां पे अमेंडमेंट का जो बेयर एक्ट है उसको उठा के देखिए, वहां पे 50% कम से कम दिया गया है, और यहाँ पे 2/3 दिया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं और साथ में ये किस धारा के तहत है। तो भाई इसमें देखिए, नॉर्मल जो सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो इसमें कहा गया है कि 5 साल से पहले आप हटा सकते हो उसको, इसलिए धारा 10 के अंदर ये अमेंडमेंट है। याद रखना, राइट टू रिकॉल सरपंच के लिए धारा 10 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें कभी ग्राम पंचायत को हटाने की बात हो, तो वो क्या है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ग्राम सभा के हाथ में नहीं है, वो क्या है, वो सरकार के हाथ में है भाई। तो भाई ये धारा 52 के तहत कहा गया है,
ग्राम पंचायत का विघटन, ग्राम पंचायत का विघटन, और विघटन को बोला जाता है कि हटा सकते हैं भाई, हटाना बोल सकते हैं भाई, हटाना या फिर रद्द करना, खारिज करना, समाप्त करना, सब इसके क्या है वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का विघटन, या फिर इसको इंग्लिश के अंदर देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत हुई, ग्राम पंचायत हुई। तो ग्राम पंचायत को भंग करना भाई, ठीक है। तो ये किस प्रकार होगा भाई, तो भाई ये जो ग्राम पंचायत को भंग करने का जो अधिकार है किसके पास है, ये सरकार के पास है भाई। किसके पास है, सरकार के पास है। तो भाई इसमें क्या कहा गया, प्रक्रिया क्या है कि अगर सरकार को लगे कि ग्राम पंचायत अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे से नहीं कर रही भाई, अपने कार्यों का, ग्राम पंचायत ने जितनी टर्म एंड कंडीशन है उनका काम अच्छे से नहीं कर रही, या फिर अपनी मनमानी कर रही है, या फिर कोई भी अधिकारी है जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, या फिर डायरेक्टर है, या फिर डीडीपीओ है, उनके आदेशों का अच्छे से पालन नहीं कर रही, उनका उल्लंघन कर रही है, बार बार उल्लंघन कर रही है, ठीक है। या फिर गांव के जितने भी लोग हैं, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, उनकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही, या फिर अपनी मनमानी की जा रही है, यानी कि ग्राम पंचायत किसी की नहीं सुनती, तो उस टाइम पे क्या है कि सरकार के पास अधिकार है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार ग्राम पंचायत को हटा सकती है, ठीक है भाई। तो फिर क्या है कि जैसे ही ग्राम पंचायत को भंग कर दिया, हटा दिया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि फिर जितने भी जो रिकॉर्ड हैं, फिर वही बात आती है रिकॉर्ड की। अब जितने रिकॉर्ड हैं उनको संभालेगा कौन, तो भाई ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, अब इसमें ये नहीं है कि सरपंच पंच को देगा, क्योंकि ग्राम पंचायत पूरी को क्या किया गया है, पूरी ग्राम पंचायत को भंग किया गया है। यानी कि जितने भी मेंबर हैं, जितने भी जो एक सरपंच है और जितने मेंबर हैं, सबको अपना पद खाली करना पड़ेगा भाई। तो भाई अब सौंपेंगे किसको भाई, तो सौंपेंगे क्या कि जो भी सरकार है, जो भी सरकार है, सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी भाई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको सब ये रिकॉर्ड क्या करने पड़ेंगे, सौंपने पड़ेंगे भाई। और फिर ग्राम पंचायत का कार्य कौन करेगा, तो सरकार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है, जिसमें कहा तो ये गया है कि किसी भी व्यक्ति को, अब किसको करेगी भाई, देखिए या तो बीडीपीओ करेगा भाई, या फिर ग्राम सचिव, ग्राम सचिव का भी काम होता है, तो ग्राम सचिव भी मतलब उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। अब फिर ऑप्शन क्या है कि जो इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए भाई, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी ग्राम पंचायत आनी चाहिए भाई, ठीक है। अब एक प्रोसेस और है जो हमने लास्ट में पढ़ी है कि भाई अगर मान लिया कि ग्राम पंचायत भंग हो गई, तो अब इलेक्शन कब होंगे, तो कहा यह गया है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड 6 महीने से कम बचा हुआ है, 6 महीने से कम बचा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और वो उसके सभी कार्य करेगा भी। अगर टाइम 6 महीने से ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्शन होंगे, नई ग्राम पंचायत बनेगी। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो बचा हुआ टाइम है, अगर मान लिया कि 3 साल के बाद ग्राम पंचायत भंग हो गई, तो जो 2 साल बचे हुए हैं उस टाइम के लिए वो ग्राम पंचायत काम करेगी, और फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे और फिर एक नई ग्राम पंचायत का गठन होगा भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 53। धारा 53 में क्या दिया गया है, तो धारा 53 में कहा गया है कि सरपंच और पंच के दायित्व और जिम्मेदारी, यानी कि सरपंच और पंच की कुछ जिम्मेदारियां हैं भाई, जब पद है तो कुछ जिम्मेदारी भी होंगी। लायबिलिटीज ऑफ सरपंच एंड पंच, तो प्रक्रिया क्या है भाई, कहा गया है कि सरपंच और पंच की लापरवाही से या फिर चूक से अगर ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टीज, ग्राम पंचायत के ग्राम फंड या फिर किसी चीज में भी कोई भी घाटा होता है, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत के पास रिकॉर्ड है, अगर उनके अंदर कुछ घाटा, लॉस या फिर कुछ गुम हो जाना, तो इन सब चीजों का जो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार होगा सरपंच या फिर पंच, यानी कि सभी मिलके क्या होंगे, वो जिम्मेदार होंगे भाई, सभी क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे भाई। फिर क्या होगा, हमने बात की थी कि ग्राम पंचायत के ऊपर क्या है, बीडीपीओ, तो बीडीपीओ फिर क्या करेगा, बीडीपीओ रिटर्न के अंदर लिखित रूप में ग्राम पंचायत के पास यह मांगेगा कि कहां पे घाटा हुआ है, किस वजह से घाटा हुआ है, और जो घाटा हुआ है उसको रिकवर किस प्रकार किया जाएगा, यह सब ग्राम पंचायत से लिखित में मांगेगा भाई। क्या करेगा, लिखित में मांगेगा, ठीक है। अगर बीडीपीओ को लिखित में ग्राम पंचायत ने दे दिया, फिर क्या होगा
कि अगर मान लिया कि ये लग रहा है बीडीपीओ को, ये लगता है कि भाई ग्राम सरपंच और पंच की वजह से कुछ घाटा हुआ है, तो भाई सरपंच या पंच क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर को अपील कर सकते हैं। डायरेक्टर को अपील कर सकते हैं कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर सरपंच या फिर जो भी पंच है वो सभी क्या कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं। किसको, डायरेक्टर को करेंगे भाई। तो डायरेक्टर फिर क्या कर सकता है कि डायरेक्टर जो भी ऑर्डर है उनके ऊपर कोई भी केस चल रहा है या फिर घाटे से रिलेटेड मतलब जो भी प्रोसीडिंग हो रही हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है और फिर क्या कर सकता है, सुधार भी कर सकता है और उनको बरी भी कर सकता है। सरपंच और पूरे पंचों को बरी भी कर सकता है भाई। ठीक है, तो भाई डायरेक्टर हो गया भाई, तो डायरेक्टर ने बरी कर दिया। क्या पता कभी डायरेक्टर अपनी मनमानी से या फिर ग्राम पंचायत उसको कुछ पैसे दे दे भाई, कि भाई आप हमें बरी कर दीजिए, आपको भी कुछ पैसे देंगे और हम भी कुछ पैसे रख लेंगे, बस हमें बरी कर दो। ठीक है, तो भाई उसके ऊपर भी क्या होता है, डायरेक्टर के ऊपर फिर क्या होती है, गवर्नमेंट, सरकार। सरकार किसके ऊपर नियंत्रण रखेगी, डायरेक्टर के ऊपर। तो भाई सरकार क्या करेगी, सरकार 60 दिन के अंदर, सरकार 60 दिन के अंदर डायरेक्टर से जो भी प्रोसीडिंग हुई है, जो फैसले लिए गए हैं, या फिर डायरेक्टर ने उस बिल को रद्द किया या फिर उसके अंदर कितनी सच्चाई है, इन सब को चेक करने के लिए क्या करेगी, 60 दिन के अंदर उसके पास जवाब मांगेगी। किसके पास, डायरेक्टर के पास। जितनी भी जो सभाएं हुई हैं, प्रोसीडिंग हुई है, मीटिंग हुई है, तो उन सब की क्या मांगेगी, कॉपी मांगेगी और चेक करेगी कि जो डायरेक्टर के द्वारा दिया गया फैसले में कितनी सच्चाई है भाई, कितनी सच्चाई है। तो ये किस धारा के अंतर्गत है भाई, ये धारा 53 के अंतर्गत दिया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धारा 54 भाई। तो धारा 54 में क्या है कि संपत्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड एंड पेनल्टी फॉर टेम्परिंग विद दी प्रॉपर्टी। यानी कि जब कभी भी ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे या फिर उसको नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए भाई कुछ दंड दिए गए हैं, उसके लिए कुछ दंड दिए गए हैं। तो दंड देगा कौन भाई, देखिए अब हमने बात की थी धारा 24 की, धारा 24 की। ठीक है, इंक्रोचमेंट की बात हुई थी भाई, बाधा उत्पन्न करने की बात हुई थी। फिर बात हुई थी धारा 25 की। धारा 25 में क्या थे, जर्नल ऑर्डर दिए गए थे भाई। और फिर धारा 27 में उनके लिए क्या किया गया था, पेनल्टी लगाई गई थी भाई। और फिर धारा 28 में अपील कर सकते थे। तो इस तरीके से प्रोसेस थी भाई। तो वहां पे हमने कहा था कि जो जुर्माना है वो 100 रुपए से 2000 रुपए तक लगाया जा सकता है। वो जर्नल ऑर्डर की बात थी और अतिक्रमण की बात थी। लेकिन यहां पे बात क्या है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यानी कि ग्राम पंचायत के ऑफिस के अंदर कुछ भाई तोड़फोड़ करना या फिर जो भी संपत्ति है उसको अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उसमें क्या करेगी कि ग्राम पंचायत क्या करेगी कि बीडीपीओ को बताएगी भाई, बीडीपीओ को बताएगी, या फिर नहीं बताएगी तो भी बीडीपीओ को गांव का कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ है या फिर किसी चीज को जलाया गया है। ठीक है, तो बीडीपीओ क्या करेगा, बीडीपीओ फिर फैसला लेगा और फिर बीडीपीओ उस व्यक्ति को 1000 रुपए तक लगा सकता है भाई। 1000 रुपए जुर्माना उस व्यक्ति को लगाया जाएगा भाई। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने अगर वो कार्य नहीं किया है तो फिर क्या करेगा भाई, फिर उसके पास ऑप्शन है, बीडीपीओ के ऊपर क्या है, डायरेक्टर है भाई। तो वो डायरेक्टर को अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर वो डायरेक्टर को क्या कर सकता है, वो डायरेक्टर को अपील कर सकता है भाई। तो ये किस धारा के अंतर्गत है, ये धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है भाई। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आज हमने धाराएं की हैं, कहां से हैं, 46 से, और धाराएं कहां तक हैं, 54 तक हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ इन धाराओं से कुछ हमारा बच तो नहीं गया है। अच्छा, ये भी दिया गया है कि इसमें अगर घाटा होने के बाद, जैसे कि कौन सी धारा में है घाटे की बात, कौन सी है, धारा 53 में हुई है कि अगर घाटा होने के बाद भाई हम कह रहे हैं कि सरपंच या पंच को क्या है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, लेकिन 6 साल के बाद उस सरपंच या पंच को उस घाटे के लिए नहीं बुलाया जा सकता, या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके 2 साल बाद भी उसको क्या है, बुलाया नहीं जा सकता भाई। ठीक है, और इसके बाद एक छोटी सी टर्म और बची है भाई हमारी, जिसमें कहा गया है कि अगर सरपंच को हटाने की बात थी, यानी कि धारा सरपंच को हटाने की बात कहां पे थी, धारा 51 में बात हुई थी। तो धारा 51 में जैसे कि सरपंच को हटाने के लिए
हटा दिया तो फिर सरपंच को के पास एक अपील करने का भी अधिकार है। सरपंच के पास एक अपील करने का भी अधिकार है। अब अपील किसको करेगा भाई, डायरेक्टर ने सरपंच को हटाया है, डायरेक्टर ने सरपंच को हटाया है, तो डायरेक्टर के ऊपर कौन है भाई, तो सरकार है भाई, गवर्नमेंट है। तो भाई 30 दिन के अंदर सरपंच क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है और बिल्कुल डिटेल में समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर पॉइंट क्लियर हुए हैं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। उससे क्या, और साथ में क्या है कि भाई कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई नोटिफिकेशन के लिए साथ में एक आपको ऑप्शन आता है कि ऑल नोटिफिकेशन, तो उसको प्रेस करना पड़ेगा भाई। उससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। और क्लास की जो टाइमिंग है वो 8 से 9 बजे शाम को होती है भाई। जैसे कि आज तारीख 28 है, अब 30 तारीख को होगी, पिछली क्लास 26 को हुई थी, तो भाई टाइमिंग में कंफ्यूज ना हो भाई, ठीक है। तो धाराएं 46 से 54 तक हमने कंप्लीट की हैं। तो भाई जो हमारा एक पोर्शन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का, एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बात किसकी होगी, अब पंचायत समिति की बात होगी भाई। और पंचायत समिति की जो धाराएं हैं कहां से कहां तक हैं, 55 से और जो 116 तक की धाराएं हैं उन सबको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जिला परिषद को पढ़ेंगे और फिर मिसलेनियस को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में धाराएं लिखी जाएंगी, जो समझाने का पूरा काम होगा वो बिल्कुल हिंदी में होगा भाई, ठीक है। क्लियर कर दे रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं, देखते हैं कि सर हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो। तो भाई आप देखिए, आप हमारी पीछे की जितनी भी क्लास है उनको उठा के देख लीजिए भाई। वैसे टर्म तो हमने इंग्लिश की भी यूज की है, जैसे पहली जो 2 क्लास हैं उसके अंदर इंग्लिश में हमने लिखा है, हिंदी के अंदर सभी टर्म को नहीं लिखा है, तो उसके लिए तो हम माफ़ी मांगते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब आपको बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, ये आज हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम धाराएं कहां से कहां तक डिस्कस करेंगे, जहां पे धाराएं 55 से 65 तक डिस्कस करेंगे कि भाई पंचायत समिति का गठन किस प्रकार हुआ है। धन्यवाद।